हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। बेटा, जैसा आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपको बताई थी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आज हम इस वीडियो के द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा, हमने आपको बताया था बंग भंग आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था, उसके विरोध में भारतीय जनता द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्यों, ये हम लोग आपको बता चुके हैं, क्योंकि उस समय का जो गवर्नर जनरल थे वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तेजी से बढ़ने दिया जाए। उसे कमजोर करने के लिए उन्होंने धर्म के आधार पर जो बंगाल था, बंगाल राज्य था, उसको दो भागों में बांट दिया था। और उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता ने बंग भंग आंदोलन शुरू किया। उसके विरोध में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया और विदेशी वस्तुओं के क्या की गई, होली जलाई गई। आज इसी अध्याय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक, ऐसे लोग जो शस्त्र के आधार पर अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करना चाहते थे वो क्रांतिकारी कहलाते थे, क्योंकि ये वर्ग ये महसूस करता था कि अब आंदोलन से, हड़ताल से, विरोध प्रदर्शन से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक हम अपनी सामर्थ्य के आधार पर एकजुट होकर अंग्रेजी शासन का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमें अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिलेगी। और ये आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत में कुछ क्रांतिकारी लोग, ठीक, जो इस आंदोलन से जुड़े, इस अध्याय के द्वारा मैं आप लोगों को उनके विषय में बता रहा हूँ। ऐसे हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। क्रांतिकारी शीघ्र परिणाम के इच्छुक थे। सशस्त्र का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, शस्त्र के साथ। ठीक, ये जो लोग थे, जो दल थी, जो सोच थी, वो शीघ्र ही परिणाम चाहती थी और शीघ्र परिणाम शस्त्र के आधार पर मिल सकता था। इसलिए ये वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गया और इन लोगों को हम क्रांतिकारी लोगों के नाम से या क्रांतिकारियों के नाम से जानते हैं। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र क्रांतिकारी आंदोलन ने गति प्राप्त कर दी। इनका विश्वास था कि क्रांति से ही देश को आजाद किया जा सकता है। ये लोग मानते थे कि क्रांति के द्वारा ही अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजा जा सकता है। क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। आपको याद रखना है, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई? बंगाल में की गई। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में की गई। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति से जुड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के नाम बेटा मैंने अभी आपको बताया, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष। खुदीराम
घोष, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष। ठीक, ऐसे कुछ लोग थे जिनको हम क्रांतिकारी कहते हैं और ये लोग अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बेटा आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि अनुशीलन जो क्रांतिकारी संस्था थी, उस संस्था से जुड़े हुए कुछ क्रांतिकारियों के नाम आप बताइए। तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष का नाम अनुशीलन समिति से संबंधित क्रांतिकारियों के रूप में लिया जाता है। महाराष्ट्र के चापेकर बंधु की भी इसी प्रकार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया। जन जन तक इन विचारों को पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी लोगों ने समाचार पत्रों का भी प्रकाशन शुरू किया। बंगाल में संध्या, युगांतर, महाराष्ट्र में काल प्रमुख समाचार पत्र थे। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जा रहा था, लेकिन इन समाचार पत्रों का उद्देश्य ये था कि क्रांतिकारी विचारों को भारतीय जनता के एक बड़े वर्ग तक पहुंचाया जा सके। ऐसे कुछ क्रांतिकारी जो समाचार पत्र थे उनके नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। संध्या, युगांतर। संध्या, युगांतर, ठीक, ये बंगाल से प्रकाशित होने वाले क्या थे? क्रांतिकारी समाचार पत्र थे, या ऐसे समाचार पत्र थे जिनसे क्रांतिकारी अपने विचारों को भारतीय जनता के बीच तक पहुंचाते थे। ऐसे ही काल महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाला समाचार था, समाचार पत्र था जिसके माध्यम से क्रांतिकारी लोग अपने विचारों को महाराष्ट्र की जनता तक पहुंचाते थे। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दो समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो संध्या, युगांतर और काल। आगे आपको समझना है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए सुधारों की घोषणा की। 1909 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने देखा कि भारतीय जनता के बीच विरोध की भावना तेजी से पनप रही है, तेजी से बढ़ रही है, बलवती हो रही है। अतः उन्होंने उस भावना को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधारवादी कदम उठाने की घोषणा की और इन्हीं सुधारवादी कदमों को हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ ये आप लोग समझेंगे। भारत में काउंसिलिंग के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जो काउंसिल थी उसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई। पहले उसमें केवल 16 लोग होते थे और मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत उसमें 16 से बढ़ा के कितने कर दिए गए? 60 कर दिए गए। मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनका पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था भी की गई। यानी मुसलमानों के लिए अलग से सीटों का उसमें क्या किया गया? निर्धारण किया गया, उनके लिए सीट निश्चित कर दी गई। साथ ही साथ इससे भारतीयों के अंदर कोई विशेष परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिला। जो कदम अंग्रेजी सरकार द्वारा उठाए गए थे इनको भारतीयों ने कुछ हद तक स्वीकार नहीं किया, यानी बहुत हद तक इसको स्वीकार नहीं किया। सन 1919 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम दिल्ली आए। ये याद रखना है आपको कि ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम कब भारत आए थे, दिल्ली आए थे? तो वो आए थे 1911 ईस्वी में। कब आए थे? 1911 ईस्वी में।
तब बंग भंग को रद्द कर पुनः बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी बनाया गया। तो जब इंग्लैंड के महाराजा भारत आए तो उन्होंने जो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी उसको निरस्त कर दिया और पुनः बंगाल को